सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है आरबीएनएल, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। अब पिछले कई टाइम से रेल विकास के शेयर में कुछ खास हमें विकास तो देखने को नहीं मिली। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी की ग्रोथ। पिछले एक साल से कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में कुछ खास ग्रोथ हमें देखने को मिला ही नहीं है। इसमें रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पर डी ग्रोथ दिखा है आपको 3% से, और प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ देखने को मिली है 9% से। बट फिर भी अगर स्टॉक परफॉर्म किया है तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है पी एक्सपेंशन। और पी एक्सपेंशन जनरली हमें तब देखने को मिलता है जब मार्केट की एक्सपेक्टेशंस होती है कि फ्यूचर में ये कंपनी के नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। अब उसके लिए कंपनी को अच्छे खासे ऑर्डर्स मिलने चाहिए, और पिछले कुछ साल की अगर हम बात करें तो कंपनी को अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले भी हैं। बट उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो लगातार एग्जीक्यूट करने में आरबीएनएल अनसक्सेसफुल रही है। अब इस कंपनी से रिलेटेड एक अनदर ऑर्डर की न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है जिसका वैल्यू है 156 करोड़। देखा जाए तो कंपनी के जो पहले के ऑर्डर्स थे उसके कंपैरिजन में ये वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अभी इसी मंथ की स्टार्टिंग में 554 करोड़ का एक ऑर्डर मिला था, जो कि एक अच्छी बात थी इस कंपनी के ऑर्डर बुक के वैल्यू के लिए। अब इसके एग्जीक्यूशन को लेकर कंपनी ने डेट बताया था कि इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो कंपनी करती हुई नज़र आ सकती है अगले 24 महीनों में, या फिर बोल सकते हैं अगले 2 सालों में। अब जितना जल्दी एग्जीक्यूशंस कंपनी करेगी उतने जल्दी कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, जैसा कि मार्केट ने उम्मीद किया था। अब उसमें जितना ज़्यादा डिले होगा उतना ज़्यादा आरबीएनएल के जो वैल्यूएशंस है उसकी हाईलाइट आपको मार्केट में दिखेगी। करंट इस कंपनी के प्राइस ट्रेडिंग मल्टीपल्स की बात करें तो वो करीब हमें 60 के आसपास देखने को मिलता है, जो कि मीडियन पी से अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। बट अगर आने वाले कल में कंपनी के अर्निंग्स अगर और भी नीचे जाते हैं तो फिर ये 60 के प्राइस टर्निंग मल्टीपल्स कंपनी को स्टिल ओवर वैल्यूड दिखाएंगे, तो इस चीज़ को भी नोट करना। प्रेजेंट जो कंपनी के अर्निंग्स हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं ओके हैं। बट आने वाले क्वार्टर में भी लगातार कंपनी डी ग्रोथ दिखाती है अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को, तो ये वैल्यूएशन उस टाइम कंपनी को ओवर वैल्यूड दिखाएंगे, जिस टाइम फिर से करेक्शंस की ज़रूरत होगी आरबीएनएल के स्टॉक में। तो एज ए इन्वेस्टर आप इस कंपनी को अच्छी तरह से एनालिसिस करो, और कंपनी के जो मैनेजमेंट की कमेंट्री होती है उस पर भी ध्यान दो। अभी रिसेंटली इसके कमेंट्री को भी हमने डिस्कस किया था, जहां पर कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला था कि 2025 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर हम 22,000 करोड़ के रेवेन्यू गाइडेंस जो दे रखे थे उसी को हम एज इट इज़ मेंटेन कर रहे हैं। अब इसको कंपैरिजन किया जाए पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर से तो सिंपल सी बात है, इस बार ग्रोथ तो कंपनी दिखाएगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट वो ग्रोथ ऐसा नहीं होगा कि किसी भी इन्वेस्टर्स को पसंद आ जाए। क्योंकि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डबल डिजिट में ग्रोथ की उम्मीद करते हैं और वैसा रिपोर्ट कंपनी करती है तो अच्छा परफॉर्मेंस स्टॉक में होता है। बट स्टॉक में ऑलरेडी इसका अच्छा परफॉर्मेंस हो चुका है, बट ग्रोथ रिपोर्ट नहीं हो पा रही है, और वो इस फाइनेंशियल ईयर भी रिपोर्ट नहीं होगा। बट अगले फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंपनी Q4 के बाद क्या गाइडेंस देती है वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो एज ए इन्वेस्टर आप उस चीज़ पे ध्यान रखना। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है VBL, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अभी रिसेंटली VBL ने अपने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया, जिसको हम Q4 के अर्निंग्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि VBL के जो अर्निंग्स हैं वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो सीजनल चलता है। अब Q4 के जब भी अर्निंग्स इसके रिपोर्ट होंगे तो वो हमारा Q3 होगा, और आप सभी को पता होना चाहिए कि Q2 और Q4 के टाइम कंपनी हाफ ईयरली और फाइनल अपने पूरे साल का डेटा हमें रिप्रेजेंट करती है, और वो डेटा कैश फ्लो का भी हो सकता है, वो डेटा बैलेंस शीट का भी हो सकता है क्या होता ही है, ठीक है। अभी रिसेंटली कंपनी के जो बैलेंस शीट अपडेट हुए हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हमें बदलती हुई दिखी हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो वो हमें बढ़ते हुए दिखे हैं। 15,934 करोड़ का रिजर्व्स कंपनी का हो चुका है। इसको अगर कंपैरिजन करें पिछले साल के रिजर्व से तो अच्छी खासी जंप हमें दिख रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ हमने पिछले कुछ टाइम में डिस्कस किया था कि इस कंपनी के जो डेट हैं उसको अगर हम रिजर्व से कंपैरिजन करें तो बहुत ही ज़्यादा कम नहीं है। लाइक रिजर्व के कंपैरिजन के आसपास डेट आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब डेट टू इक्विटी इस कंपनी का ज़्यादा देखने को मिलेगा। बट अभी अगर देखोगे तो रिजर्व में एक मैसिव जंप आपको देखने को मिल रही है, और उसके कंपैरिजन में कंपनी के डेट में भी काफ़ी अच्छी खासी गिरावट दिख रही है। अब डेट जितना ज़्यादा कम होगा, डेट मीन्स कर्जा, उतनी ज़्यादा किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स के लिए अच्छी बात होती है। अब डेट में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट, लीज लाइबिलिटीज़।
बट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और लॉन्ग टर्म डेट पहले मतलब पिछले साल कंपनी का 3,190 करोड़ के आसपास था और शॉर्ट टर्म डेट 2,005 करोड़ था। बट अभी लॉन्ग टर्म डेट की बात करें तो 841 करोड़ हो चुका है और शॉर्ट टर्म डेट्स 1,524 करोड़ हो चुका है। तो डेट में अच्छी खासी फॉल आई है और इसी वजह से अगर कंपनी के डेट टू इक्विटी को देखें तो उसमें भी अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी के डेट टू इक्विटी को जब आप 1 से ऊपर देखते हो तो आप मान लो कि उस कंपनी का डेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी, और इसको वीवेल ने काफ़ी अच्छा खासा सुधारा है। उसके अलावा दोस्तों अगर इसके कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो उसमें भी काफ़ी चेंजेस हमें दिखी है और काफ़ी अच्छी चेंजेस दिखी है। पिछले साल कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स अच्छे खासे ग्रो हुए थे, बट इस बार तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे ग्रो हुए हैं। 2,450 करोड़ का कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट्स है, जो कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। अब कैश इक्विवेलेंट्स किसी कंपनी के पास अच्छे खासे होते हैं तो उसको कंपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज़ कर सकती है, उसको कंपनी बोल सकते हैं एक्विजिशंस के लिए यूज़ कर सकती है, बायबैक के लिए यूज़ कर सकती है। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखना। और किसी भी कंपनी को जब ग्रो करना होता है तो उसके लिए कंपनी को इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है अपने फिक्स एसेट्स में, और फिक्स एसेट्स की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी का पहले भी अच्छा था, बट अभी अगर देखोगे तो फिक्स एसेट्स का इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। पिछले साल 8,409 करोड़ फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट था, बट अभी देखोगे तो 13,406 करोड़ हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात हम बोल सकते हैं अगर बैलेंस शीट के हिसाब से देखें। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और देख लेते हैं हम लोग कि कंपनी ने जो हमारा पूरा P&L दिखाया है 2024 के कैलेंडर ईयर में, वो प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहा है 2,634 करोड़ का। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि जितना कंपनी ने प्रॉफिट हमें दिखाया है, क्या उतना पैसा कंपनी के पास आया भी है या फिर कंपनी ने मैक्सिमम बोल सकते हैं सेल्स रिसीवेबल्स में की है या फिर बोल सकते हैं उधार में की है। तो देखो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यही दिखाता है हमें कि कंपनी ने ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट किया है, और ये नंबर हमेशा पूरे साल के जो प्रॉफिट्स होते हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए या फिर उतना होना चाहिए। तो पूरे साल का प्रॉफिट कितना था, 2,000 समथिंग था, और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना मेंशन है, 3,381 करोड़। तो सिंपल सी बात है कि फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, और जितना कंपनी ने कैश जनरेट किया है उससे ज़्यादा कंपनी ने इन्वेस्ट भी किया है, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स हमें फिक्स एसेट्स में देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। और कंपनी ने एक्विजिशंस ऑफ कंपनी यानी कि कंपनी को एक्वायर करने में भी 200 करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्ट की है। और दोस्तों अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी कितना डेट ली है, कितना डेट चुकाई है। तो देखो शेयर से कंपनी के पास आया है 7,512 करोड़, डेट कंपनी ने पूरे साल में लिया है 1,957 करोड़, और रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स यानी कि कितना चुकाया है तो वह है 5,508 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। और साथ में इस साल जो कंपनी ने डिविडेंड दिया है वो पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ज़्यादा भी है, जो कि एक अच्छी बात है। और इन सारी चीज़ों के बाद कंपनी के पास जो टोटल कैश बचा है वो है 18 करोड़। इस वजह से कंपनी के जो कैश इक्विवेलेंट्स हैं उसमें कुछ ऐसी जंप आपको देखने को मिल रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। अब फाइनेंशियली तो ये कंपनी मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है इस बैलेंस शीट के हिसाब से। बाकी आपका क्या व्यू है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, बट किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन ये नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उसको जाकर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर ज्वाइन कर लो। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स मैं आपको वहाँ पर भी देता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रह सकती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड की बात करते हैं। अब देखो दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड के मैनेजमेंट की तरफ से एक कमेंट्री आ चुकी है कि जब से कंपनी लिस्ट हुई है आईपीओ के जरिए तब से लेकर अब तक जितने भी नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किया है वो डिसेंट है, बट अब कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट करने जा रही है। अगर Q3 की बात करें तो वहाँ पर नो डाउट कंपनी के नंबर्स अच्छे थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो वो 28.2% का था, जो कि काफ़ी सही है अकॉर्डिंग टू वैल्यूशंस। और इस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आया है कि Q4 में भी कंपनी डबल डिजिट में अपने रेवेन्यू को ग्रो करती हुई नजर आएगी। अगर ऐसा होता है तो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। और दोस्तों साथ में कंपनी ने ये भी बताया है कि इन्होंने लॉन्च किया है 4 ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव इस साल, और इसमें से एक्विजिशंस बोल सकते हैं पहला है प्योर सॉफ्टवेयर एंड ऑरियस कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है, और इस एक्विजिशंस की वजह से कंपनी को इनऑर्गेनिक ग्रोथ मिल सकता है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का एक स्ट्रैटेजी रहता है ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे भी फोकस करो,
ऑर्गेनिक ग्रोथ यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस मॉडल है उससे क्या ग्रोथ कंपनी को मिल रहा है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में, और उसको अगर बढ़ाना है यानी कि कंपनी को ओवरऑल अपने नंबर्स को बढ़ाना है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट अच्छे दिखाना है, तो बाकी जो अच्छी कंपनीज है उसको भी एक्वायर कर लो, जिससे अल्टीमेटली कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट ऊपर ही देखने को मिलते हैं। तो ये दो कंपनी के एक्विजिशंस की वजह से कंपनी इस साल और अगले साल अच्छी ग्रोथ हमें दिखाती हुई नज़र आ सकती है। और इस कंपनी के करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स की बात करें तो वो अभी सेकंड लोएस्ट पी पे ये कंपनी दिख रही है। पहला जो सबसे लोएस्ट पी था इस कंपनी का वो लिस्टिंग के टाइम था, बट अभी अगर देखोगे तो 40 के ऊपर की पी पे ये कंपनी ज़रूर ट्रेड कर रही है, बट मीडियन पी के हिसाब से देखें तो वो नीचे है। बट नोट करना कि जब ये कंपनी एक टाइम पे 400-500% एक साल में रिटर्न दी थी, वो तब दी थी जब इस कंपनी के नंबर्स उसको जस्टिफाई करने के लिए लगातार अनसक्सेसफुल ही रह रहे थे, और उस टाइम मार्केट में जब एक वैल्यूएशंस की करेक्शन हमें देखने को मिली तब ये कंपनी बहुत बुरा पिटी और उसके जो अर्निंग्स थे वो ज़रूर ग्रो किए, देख सकते हो इस पीरियड में। बट अभी पिछले कुछ टाइम से अर्निंग्स में लगातार हमें गिरावट दिखी है और इस वजह से कंपनी का जो वैल्यूएशन है उसमें भी फॉल आई है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी की जो प्रेजेंट अर्निंग्स हैं वो प्रेजेंट वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। अब यहाँ से अर्निंग्स अगर ग्रो करती हैं तो फिर कंपनी के वैल्यूएशंस ऊपर भी जा सकते हैं और स्टॉक भी ऊपर जा सकता है। ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट एक फैक्ट के बेसिस पर मैंने आपको चीज़ें समझाई है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, बाकी आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी दोस्तों 21 फरवरी को बोर्ड मीटिंग शेड्यूल की थी और उस बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने स्प्लिट का प्रपोजल रखा था। अब स्प्लिट का प्रपोजल अप्रूव हो चुका है, 1:2 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट दिया है। देख सकते हैं कंपनी बता रही है कि अगर आपके पास एक इक्विटी शेयर है इस कंपनी का जिसका फेस वैल्यू अगर 10 रुपये का है तो उसके बदले कंपनी आपको 2 इक्विटी शेयर देगी जिसका फेस वैल्यू 5 रुपये का होगा, यानी कि 1:2 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट कंपनी ने अनाउंस किया है। अब उसका नाम क्या है, तो नाम है दोस्तों आमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। केमिकल सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। सो एज ए इन्वेस्टर आप इस न्यूज़ को नोट कर लो। इन्वेस्टर नहीं हो तो आप इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि छोटी कंपनी है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।